गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का लेसन 3 करेंगे जिसका नाम है बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की इस बस स्तना के लिए घंटे भर बाद मिलती हैं, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिनी है। डाकिनी डाका डालने वाली। बस को देखा तो श्रद्धा मतलब आदरभाव उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, बहुत बूढ़ी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य भी थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर ने मित्र से कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, कुछ आगे करना। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी है और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। इसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बाड़ी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बाड़ी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बाड़ी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति का दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता उस डर लगता कि
इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो एक इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहे पसारे उनका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या है? कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे इस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। शब्दार्थ: अनुभवी, योग्यता प्राप्त, सविनय, विनयपूर्वक, भरोसा, विश्वास, प्राणांत, मृत्यु, इत्तेफाक, संयोग, तनाव, मानसिक दबाव, दुर्लभ, कठिन, श्रद्धा, आदर भाव, अनुभव, तजुर्बा, हाजिर, मौजूद, उम्मीद, आशा, उत्सर्ग, त्याग, वृद्धावस्था, बुढ़ापा, रंक, भिखारी, इत्मीनान, निश्चित। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? उत्तर: लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई क्योंकि उन्हें बस के टायरों की स्थिति का पूरी तरह भान एवं ज्ञान था। फिर भी वे अपनी जान हथेली पर रखकर उस बस से यात्रा कर रहे थे। अतः ये ही कारण था कि लेखक के मन में हिस्सेदार के प्रति अपार श्रद्धा भाव जाग उठी। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस
में सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी? लोगों ने बस में यात्रा न करने की सलाह लेखक और उसके मित्रों को इसलिए दी क्योंकि बस अत्यंत पुरानी हो चुकी थी। उसका कोई भरोसा नहीं था कि वह कब चलते चलते रुक जाए। शास्त्रानुसार संध्या समय यात्रा करना अनुचित माना जाता है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक यह मानता है कि जब किसी बस का इंजन चालू होता है तो इंजन में से गड़गड़ाहट की आवाज़ निकलती है, परंतु इंजन के चालू होते ही बस गड़गड़ाहट के साथ हिलने लगी थी। इसलिए लेखक को यह लगा जैसे सारी बस ही इंजन हो अभी और सभी यात्री उसमें बैठे हों। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? जब लेखक ने हिस्सेदार साहब की बात सुनी कि यह बस बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। उस बस के सभी पुर्जा हिल रहा था। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक को पेड़ से डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके मन में यह चल रहा था कि न जाने कब कौन सा पेड़ आकर बस से टकरा जाए। यही सब बातें लेखक को बार बार डरा रही थी। थैंक यू। आपको ये सब क्वेश्चन और शब्दार्थ अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं।